मैं हूं विकास सर, आपका बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा विथ मिराकल चैनल में। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2021, जो कि ये जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है, चूँकि इस क्वेश्चन का टेस्ट भी हुआ है और इसका आंसर की भी मिल गया है, लेकिन मैं आज इसको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पॉज मत कीजिएगा, तभी आपको पूरा इसका कंसेप्ट समझ में आएगा और इसका कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा ये आपको यहाँ पर वीडियो को सोल्यूशन में बताया जाएगा। तो अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, मोलर चालकता की इकाई क्या है। क्वेश्चन में फर्स्ट में कह रहा है मोलर चालकता की इकाई क्या है। ऑप्शन ए में है प्रति सेमी, बी में है प्रति ओम प्रति सेमी, ऑप्शन सी में है प्रतिरोध और डी में है प्रति ओम सेमी स्क्वायर प्रति मोल। तो 1 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, प्रति ओम सेमी स्क्वायर प्रति मोल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फैराड किसका मात्रक है। फैराड किसका मात्रक है। ऑप्शन ए में दिया है प्रतिरोध, बी में दिया है विभवांतर, सी में दिया है शक्ति, डी में दिया है विद्युत। तो फैराड जो है आपको किसका मात्रक है? विद्युत का मात्रक है। 2 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि इनमें कौन फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इनमें कौन फैराडे के प्रथम नियम से संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया है डब्ल्यू समानुपाती क्यू, ऑप्शन बी में दिया है डब्ल्यू समानुपाती आर, ऑप्शन सी में दिया है डब्ल्यू समानुपाती ए और ऑप्शन डी में दिया है डब्ल्यू समानुपाती पी। तो चूंकि फैराडे का जो प्रथम नियम था वह जो पदार्थ की जो मात्रा थी वह क्या थी? आवेश की क्या थी? समानुपाती थी। ठीक है, विद्युत आवेश की क्या थी? समानुपाती थी। यानी कि 3 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। 3 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। 3 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए, डब्ल्यू समानुपाती क्यू। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 0.25 एम्पियर विद्युत धारा 1 घंटे तक कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। 0.25 एम्पियर विद्युत धारा 1 घंटे तक कॉपर सल्फेट के विलयन से प्रवाहित करने पर कितना कॉपर निक्षेपित होगा। तो यहाँ पर देखेंगे आपको एम्पियर यानी कि विद्युत धारा आई बराबर आपको दे दिया है 0.25 एम्पियर और आपको टाइम दिया है 1 घंटा। 1 घंटा का मतलब कितना होता है? 3600 सेकेंड होता है। ठीक है, और यहाँ पर चूंकि कॉपर दिया है तो कॉपर का एटॉमिक मास क्या होता है? 63.5 होता है। कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5। और कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? एन। कॉपर की वैलेंसी क्या होती है? 2। ठीक है, कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। तो आई बराबर आपको पता है, टी बराबर पता है, कॉपर का एटॉमिक मास पता है और एन आपको 2 पता है। तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कॉपर की निक्षेपित मात्रा। एक फार्मूला होता है डब्ल्यू बराबर ए आई टी बटा एन एफ। ए आई टी बटा एन एफ। ठीक है, ए का मतलब क्या हो गया? कॉपर की एटॉमिक मास, आई का मतलब क्या हुआ? विद्युत धारा, टी का मतलब क्या हुआ? टाइम, एन का मतलब क्या हुआ? कॉपर की वैलेंसी और एफ का मतलब फैराड। और फैराड का मतलब कितना होता है? कितना होता है आपको कूलम में होता है? 96,500 कूलम। ठीक है, 96,500 कूलम। तो इस पूरा सॉल्यूशन को अगर आप पुट करेंगे, ठीक है, तो पुट करने के बाद आपको आंसर में आएगा 0.296, यानी कि 4 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। 4 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी, 0.296 ग्राम। क्लियर। चलिए 5 पर में क्वेश्चन देखते हैं। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही है तो इलेक्ट्रोड के विभव में अंतर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में है सेल विभव, बी में है सेल ईएमएफ, सी में है विभवांतर, डी में है सेल वोल्टता। तो इसको कहते हैं सेल ईएमएफ। सेल ईएमएफ कहते हैं। 5 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी अपघट्य के 0.8 मोलर विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध 0.005 ओम सेमी है, तो इसकी विशिष्ट चालकता क्या होगी। चूंकि यहाँ पर प्रतिरोध लिखा गया है, यहाँ पर आप क्या समझेंगे, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता क्या होगी। ठीक है, हमको निकालना क्या है, विशिष्ट चालकता। किसी अपघट्य के 0.8 मोलर विलयन का विशिष्ट प्रतिरोध 0.005 ओम सेमी है, तो इसका विशिष्ट चालकता क्या होगी। तो आपको पता है कप्पा बराबर होता है 1/रो। कप्पा बराबर क्या होता है, 1/रो, यानी कि विशिष्ट चालकता बराबर 1/विशिष्ट प्रतिरोध। तो 1/ और विशिष्ट चालकता कितना दिया है, 0.005 दिया है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर जाएगा आपको 1000, नीचे हो गया 5 और कटेगा तो आ जाएगा 200। कटेगा तो कितना आ जाएगा, 200। इसका हो जाएगा आंसर 200 प्रति ओम प्रति सेमी, यानी 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 200 प्रति ओम प्रति सेमी। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि सेल अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किस पर होता है। सेल अभिक्रिया में ऑक्सीकरण किस पर होता है। ऑप्शन ए में दिया है एनोड पर, बी में दिया है कैथोड पर, सी में दिया है दोनों, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सेल अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर होता है। किस पर होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। वही आपको अवकरण पूछता है तो क्या हो जाएगा, कैथोड, यानी ऑक्सीडेशन एनोड पर, और वहीं आपको रिडक्शन पूछेगा तो क्या हो जाएगा, कैथोड पर। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन नियम संबंधित है। ऑप्शन ए में दिया हीरा के चमक से, बी में दिया है धनायन के परमाणु संख्या से, सी में दिया है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, और डी में दिया धनायन के वेग से। तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा सी, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। 8 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी। चलिए 9 में क्वेश्चन देखेंगे। इनमें कौन विद्युत का एक अच्छा प्रवाहक है। इनमें कौन विद्युत का एक अच्छा प्रवाहक है। ऑप्शन ए में है ग्रेफाइट, बी में है हीरा, सी में है NaCl, डी में है लकड़ी। तो हो जाएगा आपको 9 का ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट अधातु होते हुए विद्युत का अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि Zn(S) और उसका सोल्यूशन दिया है Zn+2, फिर कॉपर +2 दिया है, उसका सोल्यूशन दिया, फिर दिया है कॉपर। एनोड कैथोड है डेनियल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, सी में दिया है सांद्रण सेल, डी में दिया है सभी। तो यह आपका जो है डेनियल सेल का एग्जाम्पल है। 10 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए, डेनियल सेल। क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट की विलयन मुक्त करता है। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट की विलयन मुक्त करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है 63.5 ग्राम कॉपर, बी में दिया है 31.76 ग्राम कॉपर, सी में दिया है 96,500 कूलम, और डी में दिया है 100 ग्राम। तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा, फिर वही फार्मूला आप लगाएंगे तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉपर सल्फेट, क्योंकि आपको फैराड की जो मात्रा है वो आपको 96,500 कूलम पहले से दे दिया है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्या करना है, इसकी एटॉमिक मास बाई वैलेंसी कर देना है। तो एटॉमिक मास होता है 63.5 बाई 2 करेंगे तो आ गया लगभग आपको 31.76 ग्राम लगभग में आंसर आ जाएगा। 12 में क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। ऑप्शन ए में दिया है लेक्लांसे सेल, बी में दिया है लेड स्टोरेज बैटरी, सी में दिया है सांद्रण सेल, और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 12 का ऑप्शन में हो जाएगा द्वितीयक सेल आपको हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी। 12 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी, लेड स्टोरेज बैटरी।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन दिया है कि H2SO4 क्या है। H2SO4 क्या है? ऑप्शन ए में दिया है अम्ल, बी में दिया है भस्म, सी में दिया है क्षार, डी में दिया है लवण। तो H2SO4 क्या होता है? एसिड होता है, अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसको आप तेजाब भी कह सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित NaCl के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। ऑप्शन ए में दिया है क्लोरीन, बी में दिया है सोडियम, सी में दिया है सोडियम अमलगम और डी में दिया है H2। तो आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड से जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आपको बनता है सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, तो जो धातु होता है वह क्या होता है? ठीक है, जो धातु होता है वह कहाँ जाता है? कैथोड पर, और क्लोरीन गैस जाता है किस पर? एनोड पर। तो धातु क्या हो जाएगा? कैथोड पर, और क्लोरीन गैस का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एनोड पर। क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा कैथोड पर मुक्त होता है, क्या हो जाएगा? सोडियम। यानी 14 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी, धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर। 15 में क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन प्रबल ऑक्सीकारक है? ऑप्शन ए में दिया है ब्रोमीन, बी में दिया है आयोडीन, सी में दिया है कोलिन, डी में दिया है फ्लोरीन। तो प्रबल ऑक्सीकारक यहाँ पर क्या हो जाएगा? F2। क्या हो जाता है? F2 हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे कि किसी अम्ल के तनु विलयन से 1 फैराड की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनटीपी पर उत्सर्जित हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? तो यहाँ पर एचटीपी पर आपको हाइड्रोजन की मात्रा जो है आपको हो जाता है 11,200 ml। वहीं O2 का पूछेगा तो हो जाएगा 5,600 ml। ठीक है, H2 का पूछेगा तो 11,200, और वहीं आपको ऑक्सीजन का पूछता तो हो जाएगा 5600 ml। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यानी कि 16 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। 17 में क्वेश्चन चलेंगे। 17 में क्वेश्चन देखेंगे कि 1 फैराड बराबर होता है। ऑप्शन ए में दिया है 96,500 कूलम, बी में दिया है 9650 कूलम, सी में दिया है 19,640 कूलम, डी में दिया है 1000 कूलम। तो 1 फैराड जो है आपको 96,500 कूलम के क्या होता है? बराबर होता है। 17 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोहे का संक्षारण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? लोहे का संक्षारण रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए में दिया है आयरन कैथोड बनाकर, बी में दिया है खारे जल में रखकर, सी में दिया है इनमें से दोनों, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो लोहे का संक्षारण रोकने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? आयरन का कैथोड बनाकर। यानी कि 18 को ऑप्शन में क्या जाएगा? ए, आयरन का कैथोड बनाकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में चलेंगे। 19 में क्वेश्चन देखेंगे। 19 में क्वेश्चन कह रहा है कि जब 1 फैराड की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एकत्रित पदार्थ की मात्रा क्या होगी? ऑप्शन ए में दिया है 1 ग्राम मोल, बी में दिया है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, सी में दिया है हाफ ग्राम मोल, और डी में दिया है 1 ग्राम समतुल्यांक। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ग्राम समतुल्यांक। यानी कि 19 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा? डी, 1 ग्राम समतुल्यांक। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि E0 Fe प्लस Fe बराबर -0.441 वोल्ट एवं E0 Fe प्लस 3 Fe प्लस 2 0.771 वोल्ट है तो मानक विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो यानी इससे पूछ रहा है आपको E0 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? E0 सेल पूछ रहा है। तो E0 सेल क्या होता है? ठीक है, तो E0 सेल बराबर होता है E0 सेल बराबर होता है E0 कैथोड माइनस
ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर ई नॉट कैथोड हो जाएगा यहाँ पर तो माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा 0.771 माइनस 0.441। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.771 प्लस 0.441 हो जाएगा, और ऐड करेंगे तो आपको आएगा 1.212 वोल्ट। ठीक है, यानी क्या 1.212 वोल्ट हो गया। यानी कि जब भी आपको क्या पूछे, मानक विद्युत वाहक बल पूछे तो आप फार्मूला लगाएंगे ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। क्लियर है, तो हो जाएगा आपका 20 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा ए। चलिए फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि 21 नंबर में क्वेश्चन वही दिया है, कॉपर प्लस कॉपर ई नॉट और कॉपर प्लस 2 ई नॉट आपको दे दिया है 0.16 वोल्ट, इसका दिया है 0.52 वोल्ट। तो फिर पूछ रहा है सेल का मानक विद्युत वाहक बल क्या होगा। सेल का मानक विद्युत वाहक बल क्या होगा। ठीक है, तो फिर हमने अभी बताया हमने कि ई नॉट सेल जब भी पूछेगा तो आप क्या कर लेंगे, माइनस करिए तो यहाँ पर 0.52 माइनस 0.16। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करें तो हो जाएगा 0.36 वोल्ट, 0.36 वोल्ट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा सी, ई नॉट सी बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे, ZnSO4 साल्ट ब्रिज कैडमियम सल्फेट कैडमियम सेल रिएक्शन लिखें। ZnSO4 साल्ट ब्रिज कैडमियम सल्फेट कैडमियम सेल रिएक्शन लिखें। इसका सेल रिएक्शन लिखना है, तो सेल रिएक्शन लिखने में क्या करेंगे, एनोड पर क्या हो रहा है कैथोड पर क्या हो रहा है लिखना पड़ेगा। तो एनोड पर आपको क्या होता है, लॉस होता है, तो हो जाएगा जिंक बराबर, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और पॉजिटिव बनाएगा। और एनोड पर कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, कैडमियम जो है इलेक्ट्रॉन को 2 गेन करेगा और बना देगा कैडमियम। क्लियर है, अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, LH वाला LH में, RH वाला RH में, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, कट जाएगा और बचेगा ZnCd प्लस 2 Zn+2 CD, यानी क्या 22 का ऑप्शन हो जाएगा सी। कितना हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में देखेंगे, किसी वैद्युत अपघट्य के जरिए विलयन की चालकता निर्भर करती है। ऑप्शन ए में दिया है आयन की मात्रा, बी में दिया है विलायक का क्वथनांक, सी में दिया है विलायक का आयतन और डी में दिया है वैद्युत अपघट्य का मूल द्रव्यमान। तो इसकी चालकता जो निर्भर करती है आयन की मात्रा पर निर्भर करती है। आयन की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो चालकता ज़्यादा शो करेगा। 14 हो गया, 23। अब चलते हैं 24 की तरफ। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं की है वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करेंगे। डेली अगर आप ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास का लाइव लेक्चर का लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो आप 9 बजे मॉर्निंग में सुबह ज्वाइन कर सकते हैं। 9 बजे डेली लाइव क्लास होती है। ठीक है, तो अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे, म्यू बराबर दिया है K/V, जहाँ म्यू बराबर क्या, ऑप्शन ए में दिया है चालकत्व, बी में दिया है विशिष्ट प्रतिरोध, सी में दिया है मोलर चालकत्व और डी में दिया है आपको धारा। डी में क्या दिया है, धारा। तो इसकी अर्थ होती है मोलर चालकता। मोलर चालकता होता है कप्पा इंटू भी। मोलर चालकता वाला क्या होता है, कप्पा इंटू भी, जहाँ कप्पा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है और भी क्या होता है, आयतन सॉल्यूशन का। चलिए 25 में चलते हैं, सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है सेल स्थिरांक की इकाई क्या है। ऑप्शन ए में दिया है सेंटीमीटर -1,
बी में दिया है मीटर -1, सी में दिया है दोनों, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि सेल स्थिरांक जो होता है जे स्टार जो होता है वो होता है L/A। क्या होता है? L/A होता है। यदि इसकी लंबाई इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को अगर सेंटीमीटर में मापा जाए, ठीक है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को अगर सेंटीमीटर में मापा जाए और एक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी सेंटीमीटर में मापा जाए, तो आपको क्या हो जाएगा, सेमी -1। क्या हो जाएगा? सेमी -1। अगर आप चाहें तो मीटर भी माप सकते हैं, तो मीटर माप में तो इसकी मीटर में हो जाएगा, तो हो जाएगा मीटर -1। ठीक है, इसलिए आप अच्छा है, दोनों के लिए सही होगा। 25 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में चल लेते हैं। 26 में क्वेश्चन दिया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर कैथोड पर जमा कॉपर की मात्रा कितनी होगी? 26 में दिया है कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.5 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर, कितने मिनट? 20 मिनट तक प्रवाहित करने पर कैथोड पर निक्षेपित कॉपर की मात्रा क्या होगी? तो हमने अभी फार्मूला एक बताया कि W बराबर क्या होता है? AIT/NF। क्या होता है? AIT/NF होता है, हमने आपको फार्मूला में बताया। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लेंगे, आपको जो एम्पियर जो धारा दिया है, यानी कि I जो दिया है आपको 0.5 एम्पियर दे दिया है, और टाइम जो दिया है 20 मिनट, तो 20 मिनट को क्या करेंगे? सेकेंड में बदल देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1200 सेकेंड। 1200 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? और कॉपर का एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5 होता है, और वैलेंसी आपकी 2 होती है। क्लियर है? तो इतना करने के बाद आप फार्मूला लगाएंगे कि W बराबर AIT/NF, जहाँ A बराबर एटॉमिक मास कॉपर की, I बराबर विद्युत धारा, T मतलब टाइम सेकेंड में, N के मतलब वैलेंसी, F मतलब फैराड, 96,500 कूलम। ठीक है, इतना अगर आप पुट कर लेते हैं, पुट करने के बाद सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करने का आपका ऑप्शन हो जाएगा 26 का A। 26 का क्या हो जाएगा? A 0.1974 ग्राम। ठीक है, चलिए 27 में क्वेश्चन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कूलम में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कूलम में क्या होगा? तो आपको तो पता ही है कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कितने होते हैं? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इन 27 का ऑप्शन में हो जाएगा A। चलिए 28 में देखते हैं। 28 में दिया है कि Zn + H2SO4 प्लस H2 को सेल में दर्शाएं। क्या करना है? सेल में दर्शाना है। ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो चूंकि जब भी आपको नियम में बताया गया है कि सेल में दर्शाने के लिए जब भी आपको कोई गैस दिखे, ठीक है, तो गैस दिखे तो उसके सॉल्यूशन के बगल में आप PT लगाया जाता है। तो ऑप्शन में हो जाएगा सी। जब भी कोई गैस दिखे तो गैस को सॉल्यूशन को उसको से दिखा देना है, लेकिन उसके सॉल्यूशन के बगल में आपको प्लैटिनम का यूज किया जाता है। ठीक है, 28 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी। चलिए 29, फैराड की नियम खोज कब हुआ? ऑप्शन ए में है 1835 ईस्वी, बी में है 1830 ईस्वी, सी में है 1834 ईस्वी, डी में है 1836 ईस्वी। तो कब हुआ? 1834 ईस्वी में हुआ था, यानी कि फैराडे ने अपना जो नियम दिया वह 1834 ईस्वी में दिया था। 29 का ऑप्शन में हो जाएगा सी। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विसंयोजक विद्युत अपघट्य की मुलर चालकताएं
57 तथा 73 है तो विद्युत की मोलर चालकता क्या है। तो मैंने आपको बताया था मोलर चालकता बराबर होता है इतना और इतना, ठीक है। चूंकि अनंत दिया नहीं है तो आप मान सकते हैं। तो क्या करेंगे, आप दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 57 + 73 कितना आ जाएगा, 130। कितना आ जाएगा, 130। यानी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप दोनों को क्या कर देंगे, ये वाला को दो वाला को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आ जाएगा आपको 130 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल। क्लियर है। 30 का ऑप्शन हो जाएगा ए। 31 में दिया है कि इनमें कौन ईंधन सेल है। इनमें कौन ईंधन सेल है। ऑप्शन ए में दिया है H2O2, बी में दिया है H2N2, सी में दिया है O2Cl2, डी में दिया है H2Cl2। तो आपको ईंधन सेल में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस होता है। 31 का ऑप्शन में हो जाएगा ए। चलिए 32 में दिया है कि ईंधन सेल की वास्तविक दक्षता होती है। ईंधन सेल की वास्तविक दक्षता कितनी होती है। ऑप्शन ए में दिया है 75%, बी में दिया है 85%, सी में दिया है 78%, डी में दिया है 72। तो ईंधन की जो वास्तविक दक्षता होती है वह लगभग आपकी कितनी होती है, 75% होती है। कितनी होती है, 75% होती है। ठीक है। तो हो जाएगा 32 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए 75%। ठीक है। और अगर आपको दक्षता का मालूम भी करना हो तो चूंकि आपको वहां पर सॉल्यूशन भी कर लिया जाएगा। ठीक है। चलिए 33 में है कि EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किससे मापा जाता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को किससे मापा जाता है। ऑप्शन ए में दिया है वोल्टमीटर, बी में दिया है विभवमापी, सी में दिया है दोनों, डी में दिया में से कोई नहीं। तो EMF को किससे मापा जाता है, विभवमापी से मापा जाता है। 33 का ऑप्शन में हो जाएगा बी, विभवमापी। 34 में देखेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने ताप पर लागू होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने ताप पर लागू होता है। ऑप्शन ए में दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने ताप पर लागू होता है। ऑप्शन ए में दिया है 303 के, ऑप्शन बी में दिया है 253 के, ऑप्शन सी में दिया है 298 के, डी में दिया है 273 के। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव कितने ताप पर लागू होता है, 298 के पर लागू होता है। ओके। अब आपका क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन। तो दिया है 35 नंबर क्वेश्चन में कि 298 के पर सेल के EMF की गणना करें यदि Zn+2 का जो आपको सोल्यूशन है वह 0.1 मोलर है और आपको कैडमियम की जो सोल्यूशन है वह 0.01 मोलर है और आपको Zn+2 Zn का E0 दे दिया है आपको 0.76 वोल्ट और आपको यहाँ पर कैडमियम का जो दे दिया है, कैडमियम का आपको दिया है -0 चूँकि यहाँ पर मिट गया है, इसका जो दिया है कैडमियम का यानी कि E0 Cd+2 और Cd ये आपको यहाँ पर दिया है, मिट गया है तो हो जाएगा -0.40 ये दिया हुआ है। तो कह रहा है इसकी क्या करें, आप क्या करें, सेल EMF निकालें। सेल EMF तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, आप फार्मूला याद कर लेंगे। E बराबर होता है सेल EMF E0 माइनस 0.0591 बाई n। ठीक है। उसके बाद होता है लॉग, ठीक है। और सॉल्यूशन जो होता है Zn+2 का बाई कैडमियम+2 का सॉल्यूशन। ठीक है। इतना आपको पुट करना पड़ेगा। E बराबर E0। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, E0 निकाल लेंगे। क्या करेंगे,
यूनिट को निकालना पड़ेगा। तो यूनिट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, घटाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि यूनिट निकालने के लिए क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है यूनिट कैथोड माइनस यूनिट एनोड। ठीक है, तो 0 माइनस में था माइनस 0.40 माइनस, और यहाँ पर था आपको कितना, माइनस 0.76 वोल्ट। 76 यहाँ पर देखेंगे 76 है, 76। तो इसको क्या करेंगे, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको आ जाएगा सोल्यूशन करें तो आ जाएगा आपको 0.36 वोल्ट। क्लियर है, ई नोट आपको इतना आ जाएगा। क्लियर। अब आपको जो फार्मूला मैंने बताया वहाँ पे आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो ई सेल आपको निकलेगा। ठीक है, ई बराबर आपको निकलेगा ई नॉट, तो ई नॉट तो आपको पता हो गया 0.36 माइनस ये है 0.0591 बाई, और कॉपर की वैलेंसी, कैडमियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पर लगाएंगे लॉग, और जो आपकी आयन की जो सांद्रता दिया गया था, तो एक क्या था 0.1, और यहाँ पर क्या था 0.001 मोलर। ठीक है, 0.01 ये नहीं रहेगा, खाली 0.01 रहेगा। इसको आप टोटल सॉल्यूशन कर लेंगे, चूँकि स्क्रीन पर ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है। तो सॉल्यूशन करने के बाद आप फाइनली आंसर आपको आएगा 0.389। ठीक है, वोल्ट, यानी 35 का ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ए। चूँकि आप कॉपी पर सॉल्यूशन कर लेंगे जो मैंने प्रोसेस बताया। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्यूशन करेंगे तो आपको 0.389 वोल्ट आ जाएगा। तो ये रहा आपको 35 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन। तो अगर इसी तरह आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं और आप डेली टेस्ट में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं, डेली टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, तो आप संडे को डेली 9 बजे लाइव में आप आ सकते हैं। वहाँ पर भी आपकी टेस्ट होती है। और अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन या किसी भी अपडेटेड नोटिफिकेशन को आप पा सकें और टाइम से आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकें। थैंक्स माय वाचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।